नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं तवांग झड़प की। तो तवांग झड़प के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत एक अमीर बीज यानी कि अमर बीज है। भारत वो अमर बीज है जो मर नहीं सकता, थोड़ा मुरझा सकता है लेकिन मर नहीं सकता। भारत मानवता का स्वाभाविक स्वर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह अहम बयान दिया गया है। तवांग झड़प के बीच प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत एक अमर बीज है। भारत वो अमर बीज है जो मर नहीं सकता, थोड़ा मुरझा सकता है लेकिन मर नहीं सकता। भारत मानवता का स्वाभाविक स्वर है। तवांग झड़प मुद्दे पर राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों के साथ झड़प हुई। एलएसी का चीन ने उल्लंघन किया, यथास्थिति बदलने की कोशिश हुई। हमारे सैनिकों ने चीन का अतिक्रमण रोका। दोनों देशों की सेनाओं में झड़प हुई। इस झड़प में हमारा कोई भी सैनिक शहीद नहीं हुआ है। हमारा कोई भी सैनिक गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। भारत हर तरह से तैयार है। हमने चीन को वापस भेज दिया। राजनाथ ने कहा पीएलए के जवानों ने हाथापाई की। चीन के किसी भी प्रयास को रोकने में हमारी सेना सक्षम है। हम सेना के शौर्य का अभिनंदन करते हैं। 11 दिसंबर को फ्लैग मीटिंग हुई थी। कूटनीतिक स्तर पर भी मामला उठाया गया। तो लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है और ऐसे में इसी मुद्दे पर राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर को चीनी सैनिकोों के साथ झड़प हुई। एलएसी का चीन ने उल्लंघन किया, यथास्थिति बदलने की कोशिश हुई। हमारे सैनिकों ने चीन का अतिक्रमण रोका। दोनों देशों की सेनाओं में झड़प हुई। इस झड़प में हमारा कोई भी सैनिक शहीद नहीं हुआ है। हमारा कोई भी सैनिक गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। भारत हर तरह से तैयार है। हमने चीन को वापस भेज दिया। राजनाथ ने कहा कि पीएलए के जवानों ने हाथापाई। चीन के किसी भी प्रयास को रोकने में हमारी सेना सक्षम है। हम सेना के शौर्य का अभिनंदन करते हैं। 11 दिसंबर को फ्लैग मीटिंग हुई। कूटनीतिक स्तर पर भी मामला उठाया गया। चीन की एक और साजिश का खुलासा हुआ है। नेपाल और तिब्बती नागरिकों को भर्ती कर रहा है चीन। खुफिया विंग में नेपाल तिब्बत के लोगों की भर्ती की जा रही है। हिंदी जानने वाले नेपाली तिब्बती लोगों की भर्ती की जा रही है। भारतीय सेना के वायरलेस मैसेज समझने के लिए भर्ती इनकी की जा रही है। तो वहीं इनकी पोस्टिंग भारतीय सीमा से सटे इलाकों में करने को कहा गया है। तो अपने आप में लगातार हम देख रहे हैं चीन तमाम खुफिया कदम तो उठा ही रहा है, साथ ही एक के बाद एक साजिश भी रचता जा रहा है। ऐसी एक साजिश का खुलासा हुआ है। नेपाल और तिब्बती नागरिकों को चीन भर्ती कर रहा है। खुफिया विंग में नेपाल तिब्बत के लोगों की भर्ती हो रही है। हिंदी जानने वाले नेपाली तिब्बती लोगों की भर्ती की जा रही है। भारतीय सेना के वायरलेस मैसेज समझने के लिए इनकी भर्ती हो रही है। इनकी पोस्टिंग भारतीय सीमा से सटे इलाकों में करने को कहा गया है। चीन से होने वाले साइबर हमलों के मद्देनजर चेतावनी जारी की गई है। केंद्र सरकार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है। सबके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल यानी कि एसओपी जरूरी। ईमेल भेजते समय, पासवर्ड अपडेट करते समय सावधान रहने की जरूरत है। कार्यालय में काम पूरा होने पर कंप्यूटर बंद करना जरूरी है। एसओपी का पालन नहीं करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। केंद्र के विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों पर एसओपी लागू कर दी गई। तो लगातार हिदायतें भी दी जा रही हैं, तो वहीं अहम दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो चीन से होने वाले साइबर अटैक्स को लेकर के ये दिशा निर्देश और चेतावनी जारी की गई है। केंद्र सरकार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है। सबके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल यानी कि एसओपी जरूरी है। ईमेल भेजते समय, पासवर्ड अपडेट करते समय सावधान रहने की जरूरत है। कार्यालय में काम पूरा होने पर कंप्यूटर बंद करना जरूरी है। एसओपी का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। केंद्र के विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों में एसओपी लागू। गुजरात विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद फीडबैक की बात हम करेंगे। नतीजों के 4 दिन बाद बूथ स्तर पर कांग्रेस का फीडबैक। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को कहीं कहीं धांधली की आशंका है। दूसरे चरण में मतदान के आखिरी घंटों में बम्पर वोटिंग जिन बूथों पर कतारें नहीं थी, वहां से भारी मतदान की खबरें हैं। गुजरात में मतदान का विश्लेषण करने में जुटी है कांग्रेस। तो गुजरात में जब चुनाव परिणाम सामने आए तो ऐसे में एक और तो बीजेपी को बड़ी जीत मिली, प्रचंड जीत मिली, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा। तो नतीजों के 4 दिन बाद बूथ स्तर पर कांग्रेस का फीडबैक जारी है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को कहीं कहीं धांधली की आशंका है। दूसरे चरण में मतदान के आखिरी घंटों में बम्पर वोटिंग हुई। जिन बूथों पर कतारें नहीं थी, वहां से भारी मतदान की खबरें हैं। गुजरात में मतदान का विश्लेषण करने में जुटी हुई है कांग्रेस पार्टी। हिमाचल जीतने के बाद कर्नाटक पर कांग्रेस की निगाह है। कर्नाटक जीतने के लिए कांग्रेस का 75 दिन था रोड मैप। तो वहीं पहले चरण में राज्य के 224 विधानसभा क्षेत्रों में यात्राएं।
दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों पर कांग्रेस का फोकस है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषित किया है ये रोड मैप। तो ये रोड मैप बनाया गया है तो हिमाचल जीतने के बाद एक और तो जहां कांग्रेस पार्टी अपने आप को बूस्ट महसूस कर रही है, तो ऐसे में कर्नाटक पर कांग्रेस की निगाहें अपनी गई है। कर्नाटक जीतने के लिए कांग्रेस का 75 दिन का रोड मैप बनाया गया है। पहले चरण में राज्य के 224 विधानसभा क्षेत्रों में यात्राएं होंगी। दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों पर कांग्रेस का फोकस रहेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषित किया है रोड मैप। आउटलुक के संपादकीय की बात अब हम करें। मतदाता का मन समझना मुश्किल है, ये संपादकीय इस बार है। गुजरात चुनाव में सबको अनुमान था कि भाजपा जीतेगी, लेकिन इतने बड़े बहुमत से जीतेगी ये किसी को नहीं अनुमान था। ये गुजरात में कांग्रेस का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। पहली नजर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है जीत का श्रेय, लेकिन हिमाचल विधानसभा और दिल्ली नगर निगम चुनाव में उल्टा खेल देखने को मिला। भाजपा के खिलाफ रहे मतदाता क्रमशः कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला। लोकतंत्र की यही खूबसूरती, मतदाता के मन को समझना मुश्किल है। तो एक और तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, तो वहीं दूसरी ओर ये भी कह सकते हैं हम कि मतदाता के मन में क्या चल रहा है इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये जिक्र हम कर रहे हैं आउटलुक के संपादकीय के बारे में। गुजरात चुनाव में सबको अनुमान था कि भाजपा जीतेगी, लेकिन इतने बड़े बहुमत से जीतेगी ये किसी को नहीं अनुमान था। वहीं गुजरात में कांग्रेस का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। पहली नजर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है इस पूरी जीत का श्रेय, लेकिन हिमाचल विधानसभा और दिल्ली नगर निगम चुनाव में उल्टा खेल देखने को मिला। भाजपा के खिलाफ रहे मतदाता क्रमशः कांग्रेस और आप को बहुमत मिला। लोकतंत्र की यही खूबसूरती, मतदाता के मन को समझना मुश्किल। अब बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के संपादकीय की, जिसका टाइटल है विक्टर्स चैलेंज। भाजपा की बम्पर जीत, गुजरात सरकार को कोई चुनौती नहीं। गुजरात की भाजपा सरकार से सवाल पूछने वाला कोई नहीं। ऐसे में सरकार को खुद से सवाल पूछने और सीखने की जरूरत है। अपने भीतर ही विपक्ष की जगह बना सकती है गुजरात सरकार, तो अपने भीतर ही विपक्ष की जगह बना सकती है गुजरात सरकार। इंडियन एक्सप्रेस का संपादकीय विक्टर्स चैलेंज, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। भाजपा की बम्पर जीत, गुजरात सरकार को कोई चुनौती नहीं। गुजरात की भाजपा सरकार से सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। ऐसे में सरकार को खुद से सवाल पूछने और सीखने की जरूरत है। अपने भीतर ही विपक्ष की जगह बना सकती है गुजरात सरकार। टाइम्स ऑफ इंडिया में अश्विनी वैष्णव के इंटरव्यू की बात अब हम करेंगे। आज जनता को भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी व्यवस्था की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लागू किया है गुड गवर्नेंस का मॉडल। इसकी वजह से हर जगह मिल रहा है भाजपा को समर्थन। कहीं चुनाव हार गए तो भी वोटों का प्रतिशत पहले से ज्यादा है। 45 करोड़ जनधन खातों के जरिए भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। सीधे जनता तक पहुंचने लगी सरकारी योजनाओं की राशि। रेल संचार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, तो उनकी ओर से ये बयान दिया गया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बयान दिया और उन्होंने कहा कि आज जनता को भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी व्यवस्था की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लागू किया है गुड गवर्नेंस का मॉडल। इसकी वजह से हर जगह मिल रहा है भाजपा को समर्थन। कहीं चुनाव हार गए तो भी वोटों का प्रतिशत पहले से भी ज्यादा। 45 करोड़ जनधन खातों के जरिए भ्रष्टाचार पर लगाम, सीधे जनता तक पहुंचने लगी सरकारी योजनाओं की राशि। रेल संचार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। गुजरात सरकार ने मोरबी हादसे में मुआवजा बढ़ाया है। मृतकों के परिवारों को अब 10-10 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। सीएम सहायता कोष से 8 लाख, पीएम सहायता कोष से 2 लाख रुपए। गुजरात हाईकोर्ट ने दिया था मुआवजा बढ़ाने का सुझाव। 30 अक्टूबर को टूट गया था मच्छू नदी पर बना पुल। मोरबी में पुल टूटने से हुई थी करीब 135 लोगों की दर्दनाक 135 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। तो गुजरात सरकार ने मोरबी हादसे में मुआवजा बढ़ाया है। मृतकों के परिवारों को अब 10-10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। सीएम सहायता कोष से 8 लाख रुपए, तो वहीं प्रधानमंत्री सहायता कोष से 2 लाख रुपए का मुआवजा इन्हें दिया जाएगा। गुजरात हाईकोर्ट ने मुआवजा बढ़ाने का सुझाव दिया था। 30 अक्टूबर को ये पुल टूट गया था। मोरबी में पुल टूटने से 135 लोगों की दर्दनाक मौत। भाजपा के रिटायर हो रहे नेता परिवार के लिए टिकट चाहते हैं। बालाघाट से 7 बार विधायक 70 पार गौरी शंकर बिसेन की घोषणा। चुनाव नहीं लड़ेंगे, बेटी मौसम बिसेन के लिए चाहते हैं टिकट। भोपाल में एक बड़ा डिनर भी दे चुके हैं गौरी शंकर बिसेन। नागौद विधायक 80 वर्षीय नागेंद्र सिंह भी नहीं लड़ेंगे चुनाव। अपने दोनों बेटों या भतीजे के लिए चाहते हैं अपनी सीट पर टिकट। तो एक और तो जहां बीजेपी में जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, पर वो ये जरूर चाहते हैं कि उनके अपने चुनाव लड़े, क्योंकि भाजपा के रिटायर हो रहे नेता परिवार के लिए
टिकट मांग रहे हैं। बालाघाट से 7 बार विधायक 70 पार गौरीशंकर बिसेन की घोषणा है, चुनाव नहीं लड़ेंगे। बेटी मौसम बिसेन के लिए चाहते हैं टिकट। भोपाल में एक बड़ा डिनर भी दे चुके हैं गौरीशंकर बिसेन। नागौद विधायक 80 वर्षीय नागेंद्र सिंह भी नहीं लड़ेंगे चुनाव। अपने दोनों बेटों या भतीजे के लिए चाहते हैं अपनी सीट पर टिकट। मध्य प्रदेश की राजनीति में भाजपा नेताओं का परिवार। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र देवेंद्र प्रताप सिंह सक्रिय हैं। पिता के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जा रहे हैं देवेंद्र प्रताप। ग्वालियर संसदीय सीट पर पिता की जगह हो सकते हैं दावेदार। ग्वालियर के ही भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष प्रभात झा का इरादा। अपने बेटे त्रिशमूल झा को स्थापित करना चाहते हैं प्रभात झा। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय बुधनी में सक्रिय हैं। पिछले 2 चुनाव में संभाल चुके हैं पिता के चुनाव की जिम्मेदारी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पुत्र सुकर्ण चंबल क्षेत्र में सक्रिय हैं। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सुकर्ण मिश्रा बना रहे हैं जगह। तो ये अपने आप में एक फूट का कारण भी बन सकता है, पर जिस तरीके से यहाँ पर ये राजनीति में खेल जारी है, तो मध्य प्रदेश की राजनीति को अगर हम समझें तो यहाँ पर भाजपा नेताओं का परिवारवाद देखने को मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र देवेंद्र प्रताप सिंह सक्रिय हो गए हैं। पिता के उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें देखा जा रहा है। ग्वालियर संसदीय सीट पर पिता की जगह हो सकते हैं वो दावेदार। ग्वालियर के ही भाजपा की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष प्रभात झा का इरादा। अपने बेटे त्रिशमूल झा को स्थापित करना चाहते हैं प्रभात झा। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय बुधनी में सक्रिय हैं। पिछले 2 चुनावों में संभाल चुके हैं पिता के चुनाव की जिम्मेदारी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पुत्र सुकर्ण चंबल क्षेत्र में सक्रिय हैं। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सुकर्ण मिश्रा बना रहे हैं जगह। सिंधिया घराने की अगली पीढ़ी की राजनीति में दस्तक। ज्योतिरादित्य के पुत्र महाआर्यमान की राजनीति में उतरने के संकेत। कुछ दिनों से सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखने लगे हैं महाआर्यमान। ट्विटर अकाउंट के जरिए दे रहे हैं राजनीति में उतरने के संकेत। सिंधिया घराने की चौथी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं महाआर्यमान। तो एक और पीढ़ी उनकी राजनीति में उतर सकती है। इस बात की अटकलें इसलिए तेज हो गई है क्योंकि ज्योतिरादित्य के सिंधिया के पुत्र महाआर्यमान की राजनीति में उतरने के संकेत मिल रहे हैं। कुछ दिनों से वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आने लगे हैं। ट्विटर अकाउंट के जरिए भी वो राजनीति में उतरने के संकेत दे रहे हैं। सिंधिया घराने की चौथी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं महाआर्यमान। नाराजगी की अटकलों के बीच नीतीश ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी ही महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे। 2025 का बिहार चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। नीतीश ने कहा, भाजपा को हटाना ही मेरा लक्ष्य है। मैं पीएम पद के लिए नहीं, बीजेपी को हटाने के लिए आगे बढ़ना चाहता हूँ। इसके लिए महागठबंधन के विधायकों को एकजुट होना होगा। दरअसल कुंडली उपचुनाव में हार के बाद लगाई जा रही थी अटकलें कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने नहीं दिया जदयू का साथ। ऐसे में महागठबंधन में इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं है, यानी कि ऑल इज नॉट वेल, दैट्स व्हाई ये तमाम अटकलें लग रही हैं। तो नाराजगी की अटकलों के बीच नीतीश ने बड़ा बयान दिया और कहा है कि मेरे बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी ही महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे। 2025 का बिहार चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। नीतीश ने कहा, भाजपा को हटाना ही मेरा लक्ष्य है। मैं पीएम पद के लिए नहीं, बीजेपी को हटाने के लिए आगे बढ़ना चाहता हूं। इसके लिए महागठबंधन के विधायकों को एकजुट होना होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। तो बात करेंगे राजनीति के कुशल खिलाड़ी साबित हुए हेमंत सोरेन की। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सियासी दांव 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण से जुड़ा विधेयक विधानसभा में पारित। इसके बाद चुनाव आयोग, राज्यपाल, ईडी, केंद्र सरकार सब शामिल। भाजपा के लिए सोरेन सरकार को पलटना इतना आसान नहीं है। तो निश्चित तौर पर यही वजह है कि इन्हें कहा जा रहा है कि राजनीति के बड़े और माहिर खिलाड़ी है। अब बात करेंगे 34 सेना महिला अधिकारियों के प्रमोशन के मामले की। तो मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, महिला अधिकारियों के लिए विशेष चयन बोर्ड 9 जनवरी से शुरू होगा, जिसमें करीब 246 महिला अधिकारियों के मामलों पर विचार होगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ 24 जनवरी तक प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। 30 जनवरी को होगी मामले पर अगली सुनवाई। तो 30 जनवरी वो तारीख जब मामले पर अगली सुनवाई होगी तो महिलाओं से जुड़ा ये पूरा अकाली दल के वरिष्ठ नेता रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा का निधन हो गया है। पीजीआई चंडीगढ़ में 85 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। तो कल होगा रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा का अंतिम संस्कार। पंजाब सीएम भगवंत मान ने जताया ब्रह्मपुरा के निधन पर शोक। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने भी
दुख जताया है, शोक जताया है। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा शून्य वो अपने पीछे छोड़ कर। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर के फर्जी दस्तखत से ठगी हुई। रिटायर्ड सरकारी अधिकारी को लगी 45 लाख रुपए की चपत, यानी कि रिटायर्ड सरकारी अधिकारी को 45 लाख रुपए की चपत लगी है। गोरखपुर में यूके सरकार की मदद से स्कूल के नाम पर ठगी हुई है। स्कूल के लिए सहायता राशि लेने के बाद आरबीआई की फर्जी रसीद दिखाई। पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के फर्जी दस्तखत का इस्तेमाल किया। शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है और हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। कोबाड गांधी को पुरस्कार मिला तो चयन समिति ही बर्खास्त। यशवंतराव चव्हाण की स्मृति में महाराष्ट्र सरकार के पुरस्कार। विभिन्न श्रेणियों के लिए राज्य और बाहर की प्रविष्टियां आमंत्रित। साहित्य में योगदान देने के लिए विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार। तो 6 दिसंबर को महाराष्ट्र सरकार ने की साहित्य पुरस्कारों की घोषणा। कोबाड गांधी को मिला तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी पुरस्कार। फ्रैक्चर्ड फ्रीडम ए प्रिजन मेमोयर के मराठी अनुवाद पर पुरस्कार मिला। घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर कोबाड गांधी की बदनामी शुरू हुई। माओवादी कोबाड गांधी ने लगाया झूठा बदनाम करने का आरोप। विरोध के बाद चयन समिति बर्खास्त हो गई तो वही पुरस्कार भी रद्द कर दिया गया। तो जैसे ही प्राइज की घोषणा हुई, पुरस्कार की घोषणा हुई, तो सोशल मीडिया पर एकदम से कोहराम समझ गया, या कहें कि वहां पर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। तो कोबाड गांधी को पुरस्कार मिला तो चयन समिति ही बर्खास्त। यशवंतराव चव्हाण की स्मृति में महाराष्ट्र सरकार के ये पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों के लिए राज्य और बाहर से प्रविष्टियां आमंत्रित की। साहित्य में योगदान देने के लिए विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार देना है तो वहीं 6 दिसंबर को महाराष्ट्र सरकार ने की साहित्य पुरस्कारों की घोषणा। कोबाड गांधी को मिला तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी पुरस्कार। फ्रैक्चर्ड फ्रीडम ए प्रिजन मेमोयर के मराठी अनुवाद पर यह पुरस्कार। घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर कोबाड गांधी की बदनामी शुरू हुई। माओवादी कोबाड गांधी ने लगाया झूठा बदनाम करने का आरोप। तो वही विरोध के बाद चयन समिति बर्खास्त हो गई और पुरस्कार भी रद्द हो गए। पाकिस्तानी फैंस की विराट कोहली से अपील। पाकिस्तान आकर एशिया कप खेलने की अपील की। कहा आपको बाबर आजम से भी ज्यादा प्यार देंगे। मुल्तान में पाक इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट में प्ले कार्ड लेकर पहुंचे थे प्रशंसक, जिसमें विराट कोहली के लिए लिखा था खास मैसेज। पाकिस्तानी फैंस ने लिखा था, हेलो किंग कोहली, आप पाकिस्तान आए और एशिया कप खेले, हम आपको किंग बाबर से भी ज्यादा प्यार देंगे। तो विराट कोहली के फैंस हर जगह नजर आ जाते, तो वहीं पाकिस्तान से भी कुछ फैंस की ऐसी तस्वीर सामने आई है जो कोहली से अपील करते नजर आए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आकर एशिया कप खेलिए, आपको बाबर आजम से भी ज्यादा हम प्यार देंगे। मुल्तान में पाक इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट में प्ले कार्ड लेकर पहुंचे थे प्रशंसक, जिसमें विराट कोहली के लिए लिखा था खास मैसेज। पाकिस्तानी फैंस ने लिखा था, हेलो किंग कोहली, आप पाकिस्तान आए और एशिया कप खेले, हम आपको किंग बाबर से भी ज्यादा प्यार देंगे।